Now, in this video, we are going to look the chronic inflammation. ठीक है, chronic inflammation. It is a response of prolonged duration, that is week or month in inflammation. मतलब कि chronic inflammation जब होता है जब बहुत लंबे टाइम तक इंजरी रह गया, weeks, months, in which inflammation, tissue injury and attempts at repair coexist in varying combination. मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी है, टिश्यू इंजरी भी हो रहा है और प्लस एक्यूट इन्फ्लामेशन तो उस इंजरी में हो रखा होगा ना, तो ही लिख रखा है कि अटेम्प्ट्स एट रिपेयर कोएग्जिस्ट इन वैरिंग कॉम्बिनेशन. मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में रिपेयर के लिए भी वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है. ठीक है, इट मे फॉलो एक्यूट इन्फ्लामेशन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर और क्रोनिक इन्फ्लामेशन मे बिगिन इंसाइडसली एज लो ग्रेड. मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद ही होगा. ये हो सकता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ हो, उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ हो, या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन शुरुआत हुआ हो. ठीक है, लो ग्रेड विदाउट एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्यूट रिएक्शन. मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन वहाँ पे नहीं हुआ, डायरेक्ट वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की शुरुआत हो गई. देन नाउ द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है. ऐसे पहले तो परसिस्टेंस इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का परसिस्टेंस इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है उसको हटाना. जैसे माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन, सर्टेन वायरस का इन्फेक्शन, फंगाई का इन्फेक्शन, पैरासाइट का इन्फेक्शन. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म जैसे माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इवॉल्व करते हैं एन इम्यून रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी. व्हाट इज कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, दैट वी विल लुक इन द इम्यून रिएक्शंस फर्दर मोर. एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स समटाइम, ये मतलब हाँ ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन स्टार्ट कर देता है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. ठीक है, जो कि आगे हम देखेंगे. इन अदर केसेस एंड अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लामेशन में इवॉल्व इनटू, मतलब किसी में क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन जो ठीक नहीं हुआ, अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लामेशन इवॉल्व हुआ था क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में. ठीक है, जैसे किस वजह से हो सकता है कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स वो क्रॉनिक लंग एब्सेस में चेंज हो जाए. ठीक है, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ द पेप्टिक अल्सर. तो इसमें उन्होंने क्या सीखा कि जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इराडिकेट करना मुश्किल है, जैसे माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन, सर्टेन वायरस का इन्फेक्शन, फंजाई का इन्फेक्शन, पैरासाइट का इन्फेक्शन, और ये ऑर्गेनिज्म एक इम्यून रिएक्शन करवाते हैं, इसको लोग बोलते हैं डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. और क्रॉनिक जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो एक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन करवाता है. ठीक है, और इसके बाद हम देखें कि जो अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन अनट्रीटेड रह जाता है तो उस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लीड कर देता है. और इससे क्या होता है, जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ लंग्स का था, वो ठीक नहीं होने के कारण वो क्रॉनिक लंग एब्सेस में चेंज हो गया. और ये है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है उसमें एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट द सेकेंड रीजन कुड बी हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज. ओके, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि कॉज्ड होता है बाय द एक्सेसिव मतलब इम्यून सिस्टम का ज़्यादा एक्टिवेशन या फिर इन अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन, वो भी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है. कुछ कंडीशंस में क्या होता है, इम्यून रिएक्शन जो हो जाता है डेवलप कर जाता है अगेंस्ट इट्स ओन इंडिविजुअल ओन टिश्यू. ओके, एंड दिट लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज. इन डिजीज में क्या होता है, जो ऑटो एंटीजन होता है वो इवॉल्व करते हैं सेल्फ प्रिप्यूटिंग इम्यून रिएक्शंस, जो कि रिजल्ट जिससे क्या हो जाता है क्रॉनिक टिश्यू डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. इससे एग्जांपल्स क्या क्या, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तो हमने परसिस्टेंस इन्फेक्शन देखा, एक हमने देखा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि मतलब कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं जहाँ पे इम्यून रिएक्शन खुद ही अपने आप टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, मतलब अपने आप टिश्यू के अगेंस्ट रिएक्शन होते रहता है, जिससे कि मतलब खुद ही इम्यून रिएक्शन टिश्यू डैमेज करवाता है, इन्फ्लामेशन करवाता है. ठीक है, यहाँ पे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अदर केसेस जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज द रिजल्ट ऑफ मतलब अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. हमने ऐसे यहाँ पे देखा था ना कि टू थिंग्स था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव या फिर इन अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. एक तो ये था, और एक था कि इम्यून अपने आप रिएक्शन में. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स में अगेंस्ट माइक्रोब्स एज इन इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स और भी किसी केस में आ सकता है, जैसे अगेंस्ट द कॉमन इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, जैसे एलर्जिक डिजीज में, ब्रोंकियल अस्थमा में. ठीक है, ये बिकॉज जो ये ऑटो इम्यून और एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर होते हैं अगेंस्ट एंटीजन, और ये नॉर्मली हार्मलेस होते हैं. तो ये रिएक्शन मतलब सर्व करते हैं नो यूजफुल पर्पस एंड ओनली कॉज डिजीज, सिर्फ और सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं. उसके बाद कुछ जो डिजीज होते हैं उसमें
मिक्स्ड एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होते हैं, ठीक है ना. एंड फाइब्रोसिस इसमें डोमिनेट कर जाता है लेटर स्टेजेस में. दिस वाज द थिंग कि सेकंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस किस सेटिंग्स में हो सकता है. एंड थर्ड इज़ द, अगर हम हमारे बॉडी में किसी भी टॉक्सिक एजेंट का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है, वो एजेंट एक्सोजीनस भी हो सकता है, एंडोजीनस भी हो सकता है. ऐसे एक्सोजीनस कौन कौन से, पर्टिकुलर सिलिका, नॉन डिग्रेडेबल इन एमिनेट मटेरियल जो कि नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है ना. या फिर हम लोग उसको मतलब नॉन डिग्रेडेबल इन एमिनेट मटेरियल को हमने बहुत लंबे समय से इनहेल कर रहे हैं, ठीक है. दिस रिजल्ट इन द इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकोसिस. ओके. आफ्टर दैट एथेरोस्क्लेरोसिस जो होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द आर्टीरियल ब्लड इंड्यूस्ड एंड एटलीस्ट इन पार्ट्स बाई एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड टिश्यू डिपोजिशन ऑफ एंडोजीनस. मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये भी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ही है किसका, जिसमें आर्टीरियल बॉल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, उसका कुछ पार्ट, ठीक है. क्यों होता है, बाय टिश्यू डिपोजिशन. ये तो एंडोजीनस थिंग है ना, एंडोजीनस डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड्स के कारण. सो दिस वाज अबाउट द मतलब कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस किस चीज़ें में कॉज हो सकता है, राइज हो सकता है. नाउ व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द दिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अलग इसमें क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो कि मैनिफेस्टेट होता है बाय वैस्कुलर चेंज, इडीमा एंड प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेंटेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या मैनिफेस्टेशन होगा. बी सी द वैस्कुलर चेंज, बी सी द एडिमा, बी सी मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीडोमिनेंटली बी सी द न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है. ऐसे यहाँ पे दिया हुआ भी था शॉर्ट में, जब हम देखते हैं आगे दैट की फीचर्स ऑफ द एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. तो एक्यूट बहुत कम देर के लिए होता है, फास्ट होता है, मिनट्स टू आवर, बट क्रॉनिक स्लो ऑनसेट होता है. बट देखो यहाँ पे जो हम अभी बता रहे थे, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट में जो एक्यूट वाला होता है मेनली न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, और जो क्रॉनिक होता है उसमें क्या होता है, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, ठीक है. तो यहाँ पे वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें मोस्टली प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, बट जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसमें क्या क्या होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन विथ मोनोन्यूक्लियर सेल जो कि इंक्लूड करते हैं मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल. ये याद हो जाएगा. न्यूट्रोफिल किस में होता है, इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देयर इज MLP macrophage, lymphocyte, and that is the plasma cell, and this is the mononuclear cell infiltration. And tissue destruction, that is the induced by the persistence of offending agent or by the inflammatory cell. Tissue destruction होता है, that is induced by persistence of offending agent or by the inflammatory cell. After the attempt at healing by the connective tissue, replacement of damaged cell accomplished by angiogenesis. मतलब कि पहले तो मैंने देखा कि सबसे पहले मोनोन्यूक्लियर सेल वहाँ पे इन्फ्लेट बहुत सारे आएंगे, फिर टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो होगा, मतलब कि जहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे बहुत सारे मोनोन्यूक्लियर सेल आएंगे, दैट इज मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, PLM, MLP, जो भी जिस भी ट्रिक्स आप याद रखो. उसके बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत सारा हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत परसिस्टिंग ऑफेंडिंग, मतलब बार बार वहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट्स आया हुआ रहेगा, इन्फ्लेमेटरी सेल आया रहेगा. फिर वहाँ पे हील करने के लिए, मतलब कि चूँकि हमारा बॉडी चाहेगा कि वहाँ पे हील करे, तो अटेम्प्ट ऑफ हीलिंग भी होगा, तो बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, जिससे वहाँ पे हमें एंजियोजेनेसिस दिखेगा, मतलब कि हमें स्मॉल ब्लड वेसल का प्रोडिफिकेशन हुआ रहेगा, और इन पर्टिकुलर फाइब्रोसिस भी हुआ रहेगा. अब बिकॉज एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस कंपोनेंट ऑफ वुंड हीलिंग एंड रिपेयर. हाँ, ये हमने बाद में हम लोग वुंड हीलिंग और रिपेयर में हम लोग फर्दर वी विल लुक ऑन. नाउ व्हाट आर द सेल एंड मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. एज भी हम जैसे हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक द सेल एंड मीडिएटर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. सो इन द सेलुलर मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यहाँ पे लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे ऑफकोर्स ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पे देखा ना हमने. देन टिश्यू डैमेज, फाइब्रोसिस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसका है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, ठीक है. एंड ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द लोकल एक्टिवेशन ऑफ सेवरल सेल टाइप, मतलब कि अलग अलग तरह का सेल टाइप एक्टिवेट होते हैं जो कि अलग अलग तरह का मीडिएटर रिलीज करता है, जिसके कारण हमारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है. तो वी विल लुक द रोल ऑफ मैक्रोफेज, role of lymphocyte and other cell in the chronic inflammation. This are all we will look. Then we will look the granulomatous inflammation. Okay, so let's start.
फर्स्टली रोल ऑफ मैक्रोफेज, जो सबसे डोमिनेंट सेल होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, दैट इज हेयर ऑल्सो मैक्रोफेज, वहाँ पे भी पढ़ा था मैक्रोफेज देयर मेन, एंड जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द रिएक्शन, ये क्या रिलीज करता है, सिक्रीट करता है साइटोकाइनिन एंड देन कंट्रीब्यूट द रिएक्शन, और ऑल्सो रिलीज द ग्रोथ फैक्टर जो कि एक्ट करता है वेरियस सेल्स पे, डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन इन्वेटर को, टिश्यूज़ को, और एक्टिवेट करता है अदर सेल, दैट इज मोस्टली द टी लिम्फोसाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, कि बेसिकली क्या हुआ, जो मोस्ट डोमिनेंट सेल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का कौन है, मैक्रोफेज है, जो कि क्या करता है, सिक्रीट करता है साइटोकाइनिन और ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करता है। उसके बाद वो अलग अलग तरह के सेल पे एक्ट करता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन इन्वेटर्स को, ठीक है ना, टिश्यूज़ को, और एक्टिवेट करता है अदर सेल को, जिसमें मोस्टली कौन सा टी लिम्फोसाइट है। आफ्टर दैट इट राइट कि मैक्रोफेज जो प्रोफेशनल फैगोसाइट्स हैं, जो कि एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को और डैमेज टिश्यू को, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, डोमिनेंट सेल कौन सा है, मैक्रोफेज है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं रिएक्शन को कैसे हुआ, सिक्रीशन साइटोकाइनिन एंड ग्रोथ फैक्टर, जो कि एक्ट करता है ऑन वेरियस सेल, जो कि डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन इन्वेडर्स को, टिश्यूज़ को, और एक्टिवेट करता है, ना ही सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन इन्वेडर्स को, टिश्यूज़ को, बस ऑल्सो एक्टिवेट करता है अदर सेल जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। नाउ मैक्रोफेज जो है टिश्यू सेल है, जो कि डिराइव किससे होता है, फ्रॉम हेमोपैथिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे हेमोपैथिक स्टेम सेल ब्लड मोनोसाइट वो बोल रहा है, ये कहाँ पे, इन द पोस्ट नेटल लाइफ, आप मतलब कि पोस्ट नेटल बर्थ के बाद, एंड फ्रॉम द प्रोजिनेटर इन द एम्ब्रॉनिक योक सैक एंड फीटल और अर्लियर, जब अर्ली डेवलपमेंट में कहाँ पे होता है, इन द फ्रॉम द एम्ब्रॉनिक योक सैक में, और फीटस के लीवर में, मतलब बाद में बोन मैरो में, हेमोपैथिक स्टेम सेल में, और पहले फीटल लीवर और योक सैक में, ठीक है। और जो शुरू में जो सर्कुलेटिंग सेल होते हैं और उनके लीनियज को बोलते हैं वो मोनोसाइट। एंड मैक्रोफेज जो होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट स्कैटर्ड इन द मोस्ट काइंड टिश्यू, मतलब अलग अलग टिश्यू में डिफ्यूज रहते हैं। इन एडिशन स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे इन ऑर्गन्स लाइक लीवर में, जिसको हम लोग कोफर सेल बोलते हैं, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में, जिसको हम लोग साइनोसिस्टोसाइट्स बोलते हैं, सीएनएड्स में, जिसको हम लोग माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं, और लंग्स में, जिसको हम लोग एल्वियोलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं। और ये सब सेल मिल करके इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, जिसको हमने पढ़ा भी था अभी फर्स्ट MBBS फर्स्ट फिजियोलॉजी में, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, या फिर ये पुरानी वर्ड है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, द न्यू वर्ड इज मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। व्हाट इज मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम? लोग यहाँ पे देखो कि जैसे बोन मैरो में होम्योपैथिक स्टेम सेल है, जो कि ब्लड में मोनोसाइट कहलाया, देन एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इन इन्फ्लामेशन, मतलब मैक्रोफेज स्किन में, इंस्टेंट ट्रैक में, यहाँ पे जैसे रेसिडेंट टिश्यू मैक्रोफेज, जैसे कफर सेल, एल्वियोलर मैक्रोफेज में मैक्रोग्लिया, ये सब, ओके। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस यहाँ पे दिया हुआ था कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज दिस एलिमिनेट इंजूरियस एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स एंड और इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ रिपेयर को, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मच ऑफ द टिश्यू इंजरी इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। सॉरी आई फॉरगॉटन टू टेल दिस दैट कॉमन प्रोजेनेटर इन द बोन मैरो, मतलब बोन मैरो में जो प्रोजेनेटर है वो गिव राइज करेंगे मोनोसाइट को, जो कि एंटर करता है ब्लड में, माइग्रेट करता है अलग अलग टिश्यूज़ में, और वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू द मैक्रोफेज। ये रुकन मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना। ये एक टिपिकल, दिस इज टिपिकल ऑफ मैक्रोफेज एट साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन सम टिश्यूज, स्किन में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हाफ लाइफ जो होता है ब्लड मोनोसाइट का, वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 डे, किसका, ब्लड मोनोसाइट, जबकि जो लाइफ स्पैन होता है टिश्यू मैक्रोफेज का, वो सेवरल मंथ्स टू ईयर्स होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्लड मोनोसाइट का हाफ लाइफ होता है 1 डे होता है, और जो लाइफ स्पैन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेज का होता है वो सेवरल मंथ्स टू ईयर होता है। अदर जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मैक्रोफेज हैं, जैसे कि माइक्रोग्लिया, क्यूफर सेल्स, एल्वियोलर मैक्रोफेज, जो कि अराइज करता है प्रोजेनेटर, ये पहले ही बन जाता है योक सैक में, और फीटल लीवर में ये बन जाता है इन द अर्ली एम्ब्रोजेनेसिस, और माइग्रेट कर जाता है डेवलपिंग ब्रेन में, लीवर में, लंग्स में, वहाँ पे वो परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरा जिंदगी भर रहता है एज ए स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ रेसिडेंट सेल, मतलब उस सेल की स्टेबल पॉपुलेशन है, उनको वहाँ से नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद एज डिस्कस्ड अर्लियर इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है, मोनोसाइट बिगिन टू इमिग्रेट इनटू द एक्स्ट्रावैस्कुलर, मतलब कि ये बेसिकली जो मोनोसाइट होता है वो बाहर कब आता है, मतलब एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू में कब माइग्रेट होता है, विद इन 48 आवर्स में, और ये कंस्टिट्यूट करता है प्रीडोमिनेंट सेल टाइप, ये हमने देखा था
इंजरी में, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल थोड़े देर के लिए 24 आवर्स के अंदर एंड 48 आवर्स में मैक्रोफेज मोनोसाइट. Extravasation of monocyte is governed by the several factors that are involved in neutrophil immigration. मतलब कि जो न्यूट्रोफिल का इमिग्रेशन करवाने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था मोनोसाइट का इमिग्रेशन करवाने में सेम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट इज द एडिशन, वही एडिशन मॉलिक्यूल, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, एवरीथिंग द सेम. ओके, दिस वाज द थिंग. यही ये डायग्राम भी वही बता रहा था, ठीक है ना, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. आफ्टर ये बोल रहा है कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो होता है ना प्रोडक्ट, वो एलिमिनेट करता है जितने भी इंजूरियस एजेंट है जैसे माइक्रोब्स, और इनिशिएट करता है, मतलब ये जितने भी माइक्रोब्स है सबको हटाएगा और रिपेयर प्रोसेस शुरू करेगा. और ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द टिश्यू इंजरी इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. मतलब कि इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू इंजरी इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. अब सेवरल फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट एंड परसिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड मीन्स. अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना. तो ऐसे यहाँ पे देखिए कि मैक्रोफेज अदर फेगोसाइट्स की तरह लाइक अदर फेगोसाइट्स लाइक न्यूट्रोफिल इंजेस्ट होता है एंड एलिमिनेट करता है माइक्रोब्स एंड डेड सेल. मतलब कि मैक्रोफेज जो होता है अदर टाइप ऑफ फेगोसाइट्स की तरह ये भी इंजेस्ट करता है और माइक्रोब्स को और डेड टिश्यू को एलिमिनेट करता है. मैक्रोफेजेस जो है वो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ, ये भी टिश्यू रिपेयर को शुरू करता है. और ये भी स्कैर फॉर्मेशन फाइब्रोसिस में मैक्रोफेज की भी प्रोसेस माइक्रोफेज भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है. उसके मैक्रोफेज जो होता है सिक्रीट करता है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन के मीडिएटर को सिक्रीट करता है जैसे कि साइटोकाइनिन जिसका होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइनिन्स एंड अदर्स फैक्टर्स को रिलीज करता है और इकोसिनॉइड्स को भी रिलीज करता है, ठीक है. और ये मैक्रोफेज जो होता है कंट्रीब्यूट करता है इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. सो ये याद रखना कि पहले तो फैगोसाइट्स वाला कि टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, स्कैर फॉर्मेशन फाइब्रोसिस में हेल्प करता है. उसके बाद मैक्रोफेज सिक्रीट करता है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन जैसे साइटोकाइनिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइनिन्स, इकोसिनॉइड्स. और मैक्रोफेज जो होता है कंट्रीब्यूट करता है टू द इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. मैक्रोफेज जो है डिस्प्ले करता है एंटीजन को डिस्प्ले करता है कहाँ पे, टू टी लिम्फोसाइट, और रिस्पॉन्ड करता है टू सिग्नल फ्रॉम द टी सेल, और जो टी सेल सिग्नल रिलीज करता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है. इस तरह से द सेटिंग अप ए फीडबैक लूप दैट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस अगेंस्ट मेनी माइक्रोब्स बाय द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. द मैक्रोफेज जो है वो डिस्प्ले करता है एंटीजन को लेके जाता है कहाँ पे, टू द टी लिम्फोसाइट्स, ओके, और रिस्पॉन्ड करता है सिग्नल जो कि टी सेल से जो रिलीज होता है. इस तरह से सेट करता है फीडबैक लूप को. ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है इन द फॉर डिफेंस अगेंस्ट मेनी माइक्रोब्स. आफ्टर दैट दो मेजर पाथ भी होता है मैक्रोफेज एक्टिवेशन का. एक हम लोग बोलते हैं क्लासिकल और एक अल्टरनेटिव. मतलब मैक्रोफेज कैसे एक्टिवेट होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एंड अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज दैट इंडो द मैक्रोफेज विद द डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटी. मीन्स मैंने बोला ना यहाँ पे अलग अलग, मतलब एक क्लासिकली एक्टिवेटेड है, एक अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है. मीन्स अगर दो तरह से मतलब एक्टिवेट हो रहा है मीन्स इसके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू लुक फर्स्टली द क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन. ओके, क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन कैसे होता है. दे आर इंड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रोब्स का रिलीज करते हैं इंडोटॉक्सिन जो कि इंगेज होता है, विच इंगेज टॉल लाइक रिसेप्टर्स को इंगेज करता है और अदर सेंसर्स को भी वो मतलब इंगेज करवाता है. एंड बाय टी सेल डिराइव्ड सिग्नल, और एक तो हो गया माइक्रोबियल प्रोडक्ट से इंडोटॉक्सिन से जो कि इंगेज करता है टॉल लाइक रिसेप्टर अदर सेंसर्स, और एक होता है टी सेल डिराइव्ड सिग्नल. जैसे उसमें कौन कौन सा आता है, साइटोकाइनिन्स, इंटरफेरॉन, गामा, ठीक है, ये हो गया इम्यून रिस्पॉन्स में. और बाय फॉरेन सब्सटेंस जैसे इंक्लूडिंग क्रिस्टल्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब से. तो क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन क्या होता है, ये इंड्यूस होता है बाय माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ठीक है. एक बार माइक्रोबियल प्रोडक्ट हम लोग याद रखेंगे जैसे कि इंडोटॉक्सिन जो कि इंगेज करता है टॉल लाइक रिसेप्टर्स को, ठीक है, और अदर सेंसर्स और टॉल लाइक रिसेप्टर्स को और अदर सेंसर्स को, ठीक है. एक होता है बाय द टी सेल डिराइव्ड सिग्नल जो कि जैसे होता है साइटोकाइनिन्स, इंटरफेरॉन्स, गामा जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में आता है. और एक होता है फॉरेन सब्सटेंस जिसमें इंक्लूड होता है क्रिस्टल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स.
उसके बाद क्या लिखता है, क्लासिकली एक्टिवेटेड, जिसको हम M1 मैक्रोफेज भी बोलते हैं, और प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो कि इन्हांस करता है देयर एबिलिटी। जैसे ही माइक्रोफेज रिलीज किया नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, तो इन्हांस करता है एबिलिटी टू किल इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म मतलब को किल करने का एबिलिटी को इन्हांस करता है। एंड सिक्रेट साइटोकाइनिन्स, और ये इतना तो सिक्रेट किया ही, प्लस ये साइटोकाइनिन्स भी सिक्रेट करता है जो कि स्टिमुलेट कर देता है इन्फ्लामेशन को, ठीक है। एंड द मेन रोल ऑफ दिस माइक्रोफेज इन होस्ट डिफेंस इज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड प्रमोट द, मतलब बेसिकली इन मैक्रोफेज, M1 मैक्रोफेज का बेसिकली क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन होस्ट के डिफेंस में होता है बाई इज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है और प्रमोट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। दैट यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। क्लासिकली एक्टिवेटेड माइक्रोफेज क्या, ये माइक्रोबियल एजेंट से जैसे एक्टिवेट हो गया, माइक्रोबियल एजेंट से, टॉल लाइक रिसेप्टर्स से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर से, इंटरफेरॉन गामा से, फॉरेन सब्सटेंस अपने लिखा हुआ है, क्रिस्टल पार्टिकुलेट मैटर से एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर M1 माइक्रोफेज बोलते हैं। फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइसोसोमल एंजाइम, ये प्रोड्यूस होता है। ये इन्हांस करता है किसके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोबिसिडल एक्शन, जैसे फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि फैगोसाइटोसिस करवाता है, बहुत सारे फंजाई को, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करवाता है। एक और होता है जो कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 23 एंड कीमोकाइनिन्स, ये क्या करवाता है, ये सेकेंड पाथवे, ठीक है ना, जैसे जो साइटोकाइनिन्स वाला बताया था उसमें से, एंड दैट प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। सो ये M1 क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का फंक्शन है। अब सेकेंड हमने क्या देखा, अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ये इंड्यूस होता है बाय साइटोकाइनिन्स जो कि अदर देन इंटरफेरॉन्स गामा है, जैसे कि मतलब ये इंटरफेरॉन गामा इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हमने बोला इंटरफेरॉन साइटोकाइन इंटरफेरॉन गामा, यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा नहीं आएगा। इट इंक्लूड्स इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13 दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय T lymphocyte and other cell। ये बेसिकली here we can look that it अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन होता है, ये इंड्यूस होता है साइटोकाइनिन जो कि अदर देन इंटरफेरॉन गामा है, इंटरफेरॉन गामा नहीं होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 4, और ये बनता है किससे, T लिम्फोसाइट से, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय अदर सेल्स। और ये मैक्रोफेज का ये काम एक्टिवली मैक्रोब्स को नहीं मतलब मारता है। देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज टू टर्मिनेट, मतलब ये इन्फ्लामेशन को कोई खत्म करने वाला भी तो रहना चाहिए ना, तो ये टर्मिनेट करता है इन्फ्लामेशन को और प्रमोट करता है टिश्यू रिपेयर। दैट यू कैन लुक हियर, इंटरल्यूकिन 3 और इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 से एक्टिवेट हो जाता है और ये रिलीज करता है ग्रोथ फैक्टर, दैट इज ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, और इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिलीज करता है। और इसका काम क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है और टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस में ये काम करता है। Now we will look the role of lymphocyte in the chronic inflammation, ठीक है। तो माइक्रोब्स और अदर इन्वायरमेंटल एंटीजन जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है T और B लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। ऑफ कोर्स माइक्रोब्स गया, इन्वायरमेंटल एंटीजन गया, एंड दे एक्टिवेटेड द T and B लिम्फोसाइट जो कि एम्पलीफाई कर देता है और प्रोपोगेट कर देता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, है ना, जो एम्पलीफाई कर देता है और प्रोपोगेट कर देता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को। और activation of this cell is often prominent in chronic inflammatory reaction and when they are involved। ओके, तो जब एक्टिवेशन हो जाएगा ये इन सेल का, तो मतलब एक्टिवेशन ऑफ दिस सेल इज ऑफ्टन प्रोमिनेंट इन क्रॉनिक, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन होता है उसमें जो लिम्फोसाइट है उसका एक्टिवेशन प्रोमिनेंट होता है। एंड व्हेन दे आर इन्वॉल्व द इन्फ्लामेटरी टेंड टू परसिस्ट एंड सीवियर, और जब ये इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जब लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब वो इन्फ्लामेशन परसिस्टेंस बहुत दिन तक रहता है और सीवियर रहता है, ठीक है। इन पार्ट बिकॉज ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन लीड टू जनरेशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल, क्योंकि जब लिम्फोसाइट का जब एक्टिवेशन हुआ था तो लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल जनरेट हो जाता है। Some of the persistent chronic inflammatory reactions such as granulomatous inflammation described later are dependent on generation of memory lymphocyte response, ठीक है। कुछ जो persistent chronic inflammatory reaction है, जैसे granulomatous inflammation जो कि बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड करते हैं ऑन द जनरेशन ऑफ मेमोरी lymphocyte response, मतलब कि कितना मेमोरी lymphocyte response आता है। Lymphocyte may be dominant population in the chronic inflammation seen in various autoimmune डिजीज, मतलब लिम्फोसाइट जो होता है डोमिनेंट पॉपुलेशन रहता है, मतलब मे बी डोमिनेंट पॉपुलेशन कब, इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो कि हम बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज में देखते हैं। नाउ
By the virtue of their activity to secrete cytokinin, CD4 plus T lymphocyte promote inflammation and influence the nature of the inflammatory reaction. मतलब कि लिम्फोसाइट जो होता है उनकी एबिलिटी होता है साइटोकाइन का सिक्रीट करना, तो CD4 प्लस T लिम्फोसाइट प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को। तो ये दिस यू कैन रिमेंबर कि जो CD4 होते हैं और T लिम्फोसाइट होते हैं वो प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को और एंड इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और किस तरह का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा उसके नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी तरह का सबसेट होता है अब CD4 प्लस T सेल, जो कि सिक्रीट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइनिन एंड इलाइट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब कि 3 तरह के सबसेट होते हैं CD4 प्लस T सेल, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइन को रिलीज करता है और अलग अलग तरह के इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर TH1 सेल है वो प्रोड्यूस करता है साइटोकाइन्स इंटरफेरॉन गामा, तो T हेल्पर सेल 1 अगर ये इंड्यूस होता है तो प्रोड्यूस साइटोकाइन, जिसको हम इंटरफेरॉन गामा भी बोलते हैं, जो कि एक्टिवेट करता है माइक्रोफेज को बाय द क्लासिकल पाथवे। ठीक है, तो माइक्रोफेज को कैसे एक्टिवेट किया बाय द क्लासिकल पाथवे। नाउ टी हेल्पर 2 सेल जो होता है सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 को। ठीक है, और जो रिक्रूट करता है और एक्टिवेट करता है यूजनोफिल को और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अल्टरनेटिव पाथवे, मतलब अल्टरनेटिव पाथवे से माइक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। उसके बाद टी हेल्पर 17 सेल जो होता है सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 17 को और अदर साइटोकाइनिन्स को, जो इंड्यूस करता है सिक्रेशन ऑफ कीमोकाइनिन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्यूरिंग द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट इन द रिक्यूरिंग। तो यहाँ पे 3 तरह के, ठीक है, 3 तरह के CD4 प्लस T सेल मिलके मतलब इन्फ्लामेशन को साइटोकाइनिन्स को रिलीज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइनिन्स को। सबसे पहला है टी हेल्पर सेल 1 जो कि प्रोड्यूस करता है साइटोकाइनिन को, इंटरफेरॉन गामा को जो कि प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन गामा को, जो कि एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को बाय द क्लासिकल पाथवे। ठीक है, उसके बाद जो टी हेल्पर 2 जो सेल है वो सिक्रीट करता है किसको, इंटरल्यूकिन 4 को, इंटरल्यूकिन 5 को, इंटरल्यूकिन 13 को, और जो कि एक्टिवेट करता है यूजनोफिल को और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अल्टरनेटिव पाथवे मैक्रोफेज एक्टिवेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद टी हेल्पर 17 सेल जो होता है सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 17 को, हियर इट इज रिटन इंटरल्यूकिन 17 को और अदर साइटोकाइनिन्स को, जो इंड्यूस करता है सिक्रेशन किसको, कीमोकाइनिन्स का, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के को एट द साइट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों जो टी हेल्पर सेल 1 है, टी हेल्पर सेल 17 है, वो इन्वॉल्व होता है डिफेंस में अगेंस्ट मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 17 सेल आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट मेनी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस एंड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि इन विच टिश्यू इंजरी जो होता है इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो क्या लिख रखा है कि जो दोनों टी हेल्पर सेल 1 है, टी हेल्पर 14 है, वो इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में। ठीक है ना, और ऑल्सो किस में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जिसमें टिश्यू इंजरी जो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ठीक है, ये तो हमने टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 के बारे में देखा कि वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जिसमें बैक्टीरिया और वायरस और ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके अगेंस्ट। अगर हम लोग टी हेल्पर 2 सेल की बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासिटिक और इन द एलर्जिक इन्फ्लामेशन। तो जो टी हेल्पर सेल 2 है वो किसके अगेंस्ट, हेलमिंथिक पैरासाइट अगर आया और एलर्जिक इन्फ्लामेशन आया तो उस टाइम पे इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ये अपना मतलब एक्शन शो करता है। उसके बाद लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज इंटरैक्ट इन द बाई डायरेक्शनल वे, 2 तरह से करता है, और इनकी जो इंटरेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोपोगेटिंग द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, जो मैक्रोफेज होता है डिस्प्ले करता है एंटीजन टू टी सेल एक्सप्रेस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल कॉल्ड को-स्टिमुलेटर्स एंड प्रोड्यूस साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 12 एंड अदर। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज हो उसका इंटरेक्शन जो होता है बाई डायरेक्शनल वे में होता है, 2 तरह से होता है। ठीक है, और इनका जो इंटरेक्शन होता है ये मतलब कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा मतलब उसको आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन इट इज़ राइटिंग कि जो मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज का बेसिकली फंक्शन क्या है, डिस्प्ले करता है एंटीजन को, टी सेल पे एंटीजन को एक्सप्रेस करवाता है। ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करवाता है मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को, दैट इज कॉल्ड एज को-स्टिमुलेटर, एंड उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है साइटोकाइनिन दैट इज इंटरल्यूकिन 12 एंड अदर्स को। ठीक है, और उसके बाद और ये जब ऐसे कर दिया उसके बाद वही चीज़, ठीक है ना, जो साइटोकाइन प्रोड्यूस किया वो स्टिमुलेट करता है टी सेल रिस्पॉन्स को। ठीक है ना, अब जो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है साइटोकाइनिन्स
एंड वो रिक्रूट करता है और एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को, प्रमोटिंग मोर एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड साइटोकाइन सिक्रेशन। तो फिर ये मतलब चलते रहता है कि वो रिक्रूट करता है और एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज का, जिससे और एंटीजन प्रेजेंटेशन और साइटोकाइन सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। ये एक मतलब एक सेलुलर रिएक्शन है, साइकिल है बेसिकली, साइकिल ऑफ सेलुलर रिएक्शन, जो कि फ्यूल और सस्टेन करता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टिपिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए क्रॉनिक टी सेल लिम्फोसाइट, मतलब कि टी सेल का और मैक्रोफेज का रिएक्शन का जो एक एग्जांपल है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमास उससे बनता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होते हैं और एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, और एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, वो मतलब स्पेसिफिक भी हो सकते हैं फॉरेन एंटीजन को, या फिर सेल्फ एंटीजन भी, जो कि इन्फ्लेमेटरी के साइड पे मतलब रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल भी वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। उसके बाद कुछ इन सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड लिम्फोसाइट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्लाज्मा सेल ये क्लस्टर टुगेदर हो जाते हैं और दे फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोसाइट फॉलिकल रिजेंबलिंग देम सीन इन द लिम्फ नोड, एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन। और इस तरह का जो लिम्फॉइड ऑर्गेनोजेनेसिस है, ये दिखता है मतलब साइनोवियन ऑफ पेशेंट में, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है ना, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, ठीक है, ये सब में दिखता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है लिम्फोसाइट का, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, प्लाज्मा सेल का, और सब मिलकर एक ऑर्गेनाइज लिम्फॉइड फॉलिकल बना देते हैं, जो कि लिम्फ नोड की तरह ही दिखता है, और इसलिए ये लिम्फ नोड की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम लोग टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन रख रखे हैं, ठीक है। और ये ऐसा बोला जाता है कि जो लोकल फॉर्मेशन ऑफ लिम्फॉइड फॉलिक्यूल है वो परप्यूट कर देगा इम्यून रिएक्शन को, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। आफ्टर दैट और भी कौन कौन से सेल्स जो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जो कि इन्वॉल्व हैं, तो अदर सेल टाइप में भी प्रोमिनेंट इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इंड्यूस्ड बाई पार्टिकुलर स्टिमुलाई, सब जैसे यहाँ पे हम यूजोफिल के बारे में देखेंगे, मास्ट सेल एंड न्यूट्रोफिल्स। सो लेट्स लुक।